दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। ब्रेकिंग न्यूज के लाल फ्लैश लगातार चमक रहे हैं। एंकरों की आवाजें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि इतिहास का वो पल आ चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार भारत की धरती पर कदम रख दिया था। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि आने वाले वैश्विक समीकरणों का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन दोस्तों, टीवी पर जो कुछ चमकती स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ कहानी का ट्रेलर है। असली फिल्म तो उन मोटे लकड़ी के दरवाजों के पीछे चल रही है, जहां कैमरों की एंट्री तो क्या, सांस भी इजाजत लेकर अंदर जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की उस इमारत की जिसे दुनिया हैदराबाद हाउस के नाम से जानती है, लेकिन जिसके अंदर की सच्चाई 99% लोगों को नहीं बताई जाती। यही वो जगह है जहां महाशक्तियों के राज लिखे जाते हैं, गठबंधन बनते हैं और कभी कभी इतिहास दिशा बदल लेता है। और आज जब पुतिन भारत में हैं, इस किले की हर दीवार, हर गलियारा और हर मीटिंग रूम किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी की तरह फुसफुसा रहा है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां आज 2025 में दुनिया की तकदीर का फैसला होने वाला है। दिल्ली में खड़ा वो शाही महल, जिसके दरवाजे खुलते ही हिल जाती है अमेरिका और यूरोप की सत्ता। पुतिन के स्वागत में बिछी वो लाल कालीन, जो बताती है भारत का नया ग्लोबल रुतबा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान की वो अय्याशी, जिसने 1928 में ही पानी की तरह बहा दिए थे करोड़ों रुपए, आज उसी छत के नीचे लिखी जा रही है 2025 के विश्व युद्ध की नई कूटनीति। तितली के आकार वाला वो रहस्यमय नक्शा, जिसे बनाने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे, आज वहां भारत का दम देखकर दुनिया की महाशक्तियों का घमंड हो गया चकनाचूर। जिस मेज पर कभी निजाम अपनी दौलत का नशा करता था, आज वहां बैठकर मोदी और पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे पश्चिमी देशों की नींद उड़ना तय। 170 करोड़ का वो आलीशान बंगला, जहां की दीवारों में आज भी कैद हैं हैदराबाद के निजाम के वो राज, जिन्हें जानकर खिसक जाएगी आपके पैरों तले जमीन। जब पुतिन और पीएम मोदी इस महल के कॉरिडोर में चल रहे थे, तो वो सिर्फ चल नहीं रहे थे, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक ऐसा खामोश संदेश दे रहे थे जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। आखिर क्यों भारत आने वाला हर महाशक्तिशाली नेता, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो या रूस का प्रेसिडेंट, इसी हैदराबाद हाउस में माथा टेकने आता है? क्या है इस बिल्डिंग का वो 100 साल पुराना राज, जो इसे राष्ट्रपति भवन से भी ज्यादा खास बनाता है? और कैसे एक सन की निजाम की जिद ने भारत को कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार दे दिया? आज हम इस वीडियो में इस इमारत के जर्रे जर्रे में छिपे इतिहास और आज की जियोपॉलिटिक्स के उस कनेक्शन का पर्दाफाश करेंगे, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हम आपको बताएंगे इस शाही महल की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जब भारत में अंग्रेजों का राज था। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसकी दौलत के आगे अंग्रेज भी पानी भरते थे। ये कहानी है 1920 के दशक की, जब दिल्ली को नई राजधानी बनाया जा रहा था। उस वक्त भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं, राजा महाराजा थे, लेकिन उन सब में एक ऐसा शख्स था जिसका रुतबा, जिसकी अकड़ और जिसकी तिजोरी का कोई अंत नहीं था। वो थे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान। आज के एलन मस्क या जेफ बेजोस की दौलत को अगर आप उस जमाने के हिसाब से देखें, तो निजाम के आगे वो कुछ भी नहीं थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। तो हुआ यूं कि जब दिल्ली में चेंबर ऑफ प्रिंसेस यानी राजाओं की संसद बन रही थी, तो अंग्रेज चाहते थे कि सभी बड़े राजा दिल्ली में अपना अपना घर बनाएं। लेकिन निजाम को घर नहीं चाहिए था, उन्हें एक ऐसा महल चाहिए था जो अंग्रेजों के वॉयसरॉय हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल सके। निजाम का कहना था कि मैं भारत का सबसे अमीर आदमी हूं, मेरा ठिकाना ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर लंदन में बैठी रानी को भी रश्क हो जाए। और इसी जिद, इसी एटीट्यूड ने जन्म दिया उस इमारत को जिसे आज हम हैदराबाद हाउस कहते हैं। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये निजाम के ईगो यानी अहंकार का एक आलीशान स्मारक था। उन्होंने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया और उस जमाने में, जी हाँ, 1926 से 1928 के दौर में इस महल को बनाने में 1 करोड़ 70 लाख खर्च कर दिए। आप अंदाजा लगाइए, उस जमाने का 1 रुपया आज के हजारों रुपए के बराबर था। ये पैसा किसी सरकार का नहीं था, ये निजाम की पर्सनल वेल्थ थी। वो दिखाना चाहते थे कि दिल्ली भले ही अंग्रेजों की हो, लेकिन शान और शौकत हैदराबाद की ही चलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस महल का डिजाइन कोई आम डिजाइन नहीं है? इसके नक्शे में एक ऐसा राज छिपा है जिसे बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं। आखिर क्यों इसे तितली के आकार का बनाया गया और इसके पीछे की असली वजह क्या थी?
ये सवाल आपको भी बेचैन कर रहा होगा। चलिए इसका जवाब हम आपको आगे देते हैं। तितली वाला नक्शा और लुटियंस की वास्तुकला। जब बात डिजाइन की आई तो निजाम ने किसी छोटे मोटे आर्किटेक्ट को नहीं चुना। उन्होंने काम सौंपा सर एडविन लुटियंस को, वही लुटियंस जिन्होंने पूरी नई दिल्ली और इंडिया गेट को डिजाइन किया था। लेकिन निजाम ने लुटियंस के सामने एक शर्त रख दी कि ये इमारत मुगलिया शान और यूरोपियन क्लास का ऐसा मिक्सचर होनी चाहिए जो दुनिया में दूसरी ना हो। लुटियंस जो खुद एक जीनियस थे, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और कागज पर एक ऐसा नक्शा खींचा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर आप हैदराबाद हाउस को ऊपर से यानी किसी ड्रोन या सैटेलाइट से देखेंगे तो आपको ये इमारत एक विशालकाय तितली यानी बटरफ्लाई जैसी नजर आएगी। जी हाँ, एक तितली जिसके पंख खुले हुए हैं। ये डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंस था। तितली के आकार का मतलब था कि इस महल के हर कोने में, हर कमरे में सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा पहुंच सके। इसे बटरफ्लाई शेप आर्किटेक्चर कहा जाता है। यह महल करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है। सोचिए, दिल्ली की सबसे महंगी जगह पर 8 एकड़ जमीन। इसका आर्किटेक्चर इंडो सारासेनिक शैली का बेहतरीन नमूना है। इसमें आपको मुगलिया गुंबद दिखेंगे तो साथ ही यूरोपियन पिलर्स भी नजर आएंगे। निजाम ने इसमें मेहराबों का इस्तेमाल करवाया जो इस्लामिक वास्तुकला की पहचान है, लेकिन इसकी मजबूती और फिनिशिंग पूरी तरह से ब्रिटिश इंजीनियरिंग की थी। यह लुटियंस मास्टरपीस था। कहा जाता है कि जब यह बनकर तैयार हुआ तो वायसरॉय हाउस के बाद यह दिल्ली की सबसे भव्य इमारत थी। इसमें इस्तेमाल हुआ लाल बलुआ पत्थर, धौलपुर का पत्थर, सब कुछ चुन चुन कर लाया गया था। निजाम चाहते थे कि जब वो अपने इस महल की बालकनी में खड़े हों तो उन्हें पूरी दिल्ली अपने कदमों में नजर आए, और लुटियंस ने उन्हें वही दिया। लेकिन इस महल के अंदर की विलासता, वो लग्जरी, वो सजावट ऐसी थी कि जिसे देखकर अच्छे अच्छे राजाओं का दिल बैठ जाता था। अंदर क्या था, कैसे कमरे थे, वो कौन सी चीजें थी जो इसे स्वर्ग बनाती थीं? आइए अब हम आपको इस महल के अंदर ले चलते हैं, जहां आज भी इतिहास सांस ले रहा है। आलीशान इंटीरियर और 55 डिग्री का गुंबद। जैसे ही आप हैदराबाद हाउस के भारी भरकम लोहे के गेट से अंदर दाखिल होते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बाहर दिल्ली का शोर शराबा है, गाड़ियों का हॉर्न है, लेकिन अंदर एक अजीब सी रहस्यमयी शांति है। सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है इसके विशाल गुंबद पर। यह गुंबद जमीन से 55 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। एंट्रेंस हॉल के ठीक बीचों बीच ऊपर देखने पर आपको जो नक्काशी और झूमर दिखते हैं वो आज भी उतने ही चमकते हैं जितने 1928 में चमकते थे। निजाम ने इसके इंटीरियर में पानी की तरह पैसा बहाया था। फर्श पर बिछे कालीन विशेष रूप से फारस, आज के ईरान से मंगाए गए थे। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स यूरोप के मशहूर चित्रकारों ने बनाई थीं। फर्नीचर ऐसा जिसे बनाने में सालों लग गए। कहा जाता है कि इस महल में जनाना यानी महिलाओं के लिए अलग से हिस्से बने हुए थे, जहां पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था। लेकिन आज जब व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंचे हैं तो वो इन दीवारों को देखकर जरूर सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास कितना गहरा और समृद्ध है। इस महल में 36 कमरे हैं और हर कमरा अपने आप में एक म्यूजियम है। लेकिन इस महल की असली जान, इसका असली शो स्टॉपर है वो बैंकेट हॉल, जहां पर आज मोदी और पुतिन ने साथ में खाना खाया। वो कोई आम डाइनिंग रूम नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां इतिहास रचा जाता है। वहां की डाइनिंग टेबल के बारे में एक ऐसी बात मशहूर है जो शायद आपको चौंका दे। कहते हैं कि उस हॉल की डाइनिंग टेबल इतनी लंबी और भव्य है कि एक साथ 100 से ज्यादा लोग वहां बैठकर खाना खा सकते हैं। और जब ये लोग वहां बैठते हैं तो सिर्फ खाना नहीं खाते, बल्कि दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींचते हैं। उस हॉल की छत, वहां की लाइटिंग, सब कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि वहां बैठने वाले को एहसास हो कि वो किसी आम जगह नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल स्पॉट पर बैठा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निजाम ने इस घर का इस्तेमाल कितना किया? क्या वो यहां रह पाए या किस्मत को कुछ और ही मंजूर था? निजाम का सपना और आजादी का तूफान। ये कहानी का सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ है। जिस निजाम ने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा, अपनी पूरी शान इस हैदराबाद हाउस को बनवाने में लगा दी, वो खुद इस महल का सुख ज्यादा दिन भोग नहीं पाए। 1928 में यह महल बनकर तैयार हुआ। निजाम दिल्ली आते थे, यहां रुकते थे, अपनी शाही पार्टियां देते थे। लेकिन फिर आया 1947 का वो साल जब भारत की तकदीर बदल रही थी। अंग्रेज जा रहे थे और भारत आजाद हो रहा था। लेकिन हैदराबाद के निजाम के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं थे। वो हैदराबाद को एक अलग देश बनाना चाहते थे। सोचिए, भारत के पेट में एक अलग देश।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया और निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और इसके साथ ही दिल्ली का ये आलीशान हैदराबाद हाउस, जो निजाम की निजी संपत्ति थी, वो भी भारत सरकार के कब्जे में आ गया। निजाम का वो सपना कि वो दिल्ली में अपनी अलग सल्तनत की निशानी रखेंगे, वो चकनाचूर हो गया। भारत सरकार ने इस महल को अपने अधिकार में ले लिया। एक समय था जब यहाँ निजाम के सिपाही पहरा देते थे और आज यहाँ भारत के एलीट कमांडोज, एसपीजी और एनएसजी का पहरा है। ये इमारत गवाह है उस बदलाव की कि कैसे एक राजा की जिद हारी और लोकतंत्र की जीत हुई। आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये इमारत वीरान पड़ी रही या छोटे मोटे सरकारी कामों में इस्तेमाल होती रही, लेकिन फिर भारत सरकार ने फैसला किया कि इस नायाब हीरे को धूल में नहीं मिलने दिया जाएगा। इसे भारत का स्टेट गेस्ट हाउस बनाया गया।